प्यारे बच्चा लोग, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज मास्टर्स। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज द लास्ट लेसन। इंग्लिश का तो ये फर्स्ट चैप्टर आपकी फ्लेमिंगो का बुक था, बट इसका नाम क्या है? आखिरी लेसन। एक्चुअली इसका नाम लास्ट लेसन इसलिए है क्योंकि उस पर्टिकुलर क्लास में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो लास्ट लेसन था और उस लास्ट लेसन पे ही पूरी की पूरी स्टोरी इवॉल्व है और रिवॉल्व है। सो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मैं बता देती हूँ, स्टोरी का कैरेक्टर थोड़ा सा इमोशनल स्टोरी है, हमारे अंदर नेशनैलिटी फीलिंग को डेवलप करने वाली स्टोरी है। इसमें दो पर्सन्स का मेन कैरेक्टर है, दो पर्सन्स मेन कैरेक्टर है। एक टीचर होते हैं जो फ्रेंच पढ़ाते हैं और स्टूडेंट होता है आपकी तरह, बड़ा प्यारा सा स्टूडेंट होता है, फ्रांस उसका नाम है। और वो थोड़ा सा केयर फ्री स्टूडेंट होता है कि ठीक है कर लेंगे, जैसे आप लोग होता है कि यार इंग्लिश ही है, एग्जाम के टाइम पे कर लीजिए, क्या ही ज्यादा 15-20 दिन पहले कर लेंगे, सारी स्टोरीज फटाफट फटाफट से यूट्यूब से सुन लेंगे ईयरफोन लगा के और हमारी इंग्लिश हो जाएगी। बट जब आप लोग के क्वेश्चन आंसर सामने आते हैं ना, तो आप रिग्रेट महसूस करते हो कि काश पहले पढ़ ली होती तो हम आज अच्छे से आंसर्स लिख पाते। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है बच्चे? एक वॉर से है। पहले 18 सेंचुरी में सब लोगों को पता है बहुत वॉर चलती थी, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कब्जा कर रही होती थी, इंपीरियलिज्म हो रहा होता था। जैसे हमारे ऊपर ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने इंपीरियलिज्म किया था, इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग दूसरी कंट्रीज का कब्जा होता था। जो वीक कंट्रीज थी उनके ऊपर कब्जा करी थी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज। तो ये एक्चुअली बेसिकली दो कंट्रीज के ऊपर है ये। नंबर वन इज फ्रांस एंड नंबर सेकेंड इज, माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर सेकेंड इज प्रूशिया। पहले देख लेते हैं द वेट ऑफ द लास्ट वर्ड। द वेट ऑफ द लास्ट वर्ड क्यों लिखा है इन्होंने? बड़ा इंपॉर्टेंट सा फ्रेज है ये। लास्ट वर्ड का वेट मतलब वजन। जो टीचर थे, जो फ्रेंच के टीचर थे एन हेमिल, उनका लास्ट लेसन और उनके लास्ट वर्ड का वजन बहुत भारी था, जिससे इम्पैक्ट डाला है हर एक पर्सन पे, हर एक विलेजर पे और बेसिकली उस इम्पोर्टेंटली उस स्टूडेंट पे, जो स्टूडेंट इसमें मेंशन किया गया है, इस स्टोरी में मेंशन किया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, बड़ी प्यारी सी अच्छी सी स्टोरी है। एंड एनालिटिकल ब्रेकडाउन ऑफ एल्फोंसो डॉकिन। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कहीं। वैसे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, बट फिर भी इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। ये स्टोरी का राइटर कौन है? एल्फोंसो डॉकिन। बहुत इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर इज द लास्ट लेसन। A study of language loss and sudden realization of national identity under the shadow of the France-Prussian War। दो कंट्रीज में वॉर होती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अपना कंट्रोल करना चाहती है और उसी से रिलेटेड ये स्टोरी स्टार्ट होती है और फिर ये स्टोरी एंड होती है एक क्लासरूम। स्टोरी स्टार्ट होती है बोर्ड से और स्टोरी एंड होती है क्लासरूम में। इमेजिन कीजिए, एक जगह लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई का इम्पैक्ट एक स्कूल के क्लासरूम में आ रहा है। कितनी बड़ी चीज है। ऐसा थोड़ी बाहर सोल्जर्स लड़ धर रहे हैं और अंदर क्लासरूम चल रहा है तो बेचारे बच्चे परेशान हो रहे हैं लड़ाई से। नहीं, एक जगह वॉर चल रही है और उस वॉर का पूरा इम्पैक्ट क्लासरूम्स पे आ रहा है, स्कूल पे आ रहा है। तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। थीम क्या है? थीम पहले पढ़ लेते हैं। थीम एक नेशनैलिटी को जनरेट करता है, अपनी कंट्री के लिए प्यार, अपनी लैंग्वेज के लिए प्यार। आप सोचिए, इस बात को समझिए। एक तरह से आप इस कंट्री में रह रहे हैं, ये कंट्री डिवाइड की गई है किस तरह से? ये कंट्री डिवाइड की गई है लैंग्वेज की। अगर जो लोग हिंदी बोलते हैं वो एक जगह प्लेस किए गए हैं, ठीक। जो लोग बिहार की लैंग्वेज बोलते हैं वो एक जगह प्लेस किए गए हैं, जो लोग पंजाब की लैंग्वेज बोलते हैं वो एक जगह प्लेस किए गए। तो बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस स्टोरी में और लैंग्वेज के बिहाफ पे ही इस स्टोरी को डिजाइन किया गया है एक तरह से। तो थीम क्या है? एक नेशनैलिटी को क्रिएट कर रहा है। इस सेंट्रल आइडिया इसका ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकती है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट स्टोरी टेल्स अस अबाउट, बिल्कुल आ सकता है। तो पहला थीम क्या है? नेशनैलिटी। दूसरा थीम क्या है? एजुकेशन की। एजुकेशन को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। जो स्टूडेंट था, फ्रांस जो था, वो क्या करता था बच्चा, वो अपनी एजुकेशन को, अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करता था और बाद में जाके उसको रिग्रेट दिया हो कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, ठीक है। नंबर थर्ड इज लैंग्वेज। मैंने आपको बताया ना, एक लैंग्वेज ही ऐसा होता है जो इंसानों को आपस में जोड़ के रखता है। फॉर एग्जाम्पल कि आई नो कि आप लोग हिंदी लैंग्वेज को जानते हो, अगर मैं यहाँ पर तमिल लैंग्वेज यूज करने लगूँ तो क्या आप मुझे सुन पाओगे? नहीं। तो लैंग्वेज इज द मैथड टू कम्युनिकेट, है ना। लैंग्वेज एक मैथड ऐसा है जो कम्युनिकेशन का एक पर्पस है, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं।
तो लैंग्वेज इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इस चैप्टर का। तो एक नेशनैलिटी हो गया, एक एजुकेशन हो गया, एक लैंग्वेज हो गया, फोर्थ हो गया रिग्रेट। रिग्रेट वो जहाँ पर लोग रिग्रेट करते हैं, इनफैक्ट टीचर भी रिग्रेट करता है कि मैंने अगर छुट्टियां नहीं ली होती तो मैं अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। बट अभी तक तो मैं एक तरह से क्या क्रिएट करके चल रही हूँ, अभी तो मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को नहीं बताई है। अभी एक स्टोरी को अच्छे से डिजाइन करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक कि कैसे कैसे ये स्टोरी स्टार्ट होगी, समझते हैं, देखते हैं। वॉर टाइम था, 1871 की बात थी। फ्रांस और प्रूशिया दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही थी। प्रूशिया आज कोई कंट्री नहीं है, बट 3 कंट्री से मिलाकर बनी थी, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। ये 3 कंट्रीज से मिला के कंट्री बनी थी प्रूशिया। इनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी और क्या होता है कि जर्मनी जीत जाती है। और जब जर्मनी जीत जाती है तो वो फ्रांस कंट्री में अपने चेंजेस लाने की कोशिश करती। अब वो सबसे पहले चेंजेस लाती है स्कूल में। मैंने आपको बताया ना, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिससे हम लोगों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करती है, फ्रांस में अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करती है और फ्रेंच को वहां से खत्म कर देती है। तो जब जर्मनी जीत जाती है, जब ये फ्रांस जो है डिफीट हो जाती है जर्मनी से और जर्मनी जीत जाती है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसी टाइम स्पेन पे, उसी टाइम पीरियड पे जर्मनी क्या करती है, फ्रांस पे अपनी लैंग्वेज इम्पोज करती है और फ्रेंच की लैंग्वेज को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब फ्रेंच की लैंग्वेज को खत्म करेगी तो जो टीचर है उसका लास्ट लेसन ही तो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब उस कंट्री को इंपीरियलिज्म, मतलब इस कंट्री के ऊपर इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो जाता है, ये कंट्री कंट्रोल में आ जाती है जर्मनी के, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अब जितने भी रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे वो जर्मनी के ही चलेंगे। और अगर फ्रेंच भी वहां पर पढ़ाई जाती है तो उसका भी वो लास्ट लेसन होगा। इसीलिए इस स्टोरी का नाम क्या दिया गया है बेटा, लास्ट लेसन दिया गया है। अच्छे से समझ लेते हैं फटाफट से। जर्मन कैप्चर्ड कंट्रीज, जर्मन इम्पोज कर देती है, जर्मन इम्पोज हो जाता है इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। जर्मनी अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर देती है, दैट इज जर्मन लैंग्वेज। और जितने भी स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी उसको वहां से वेनिश, मतलब खत्म कर देगी। तो जर्मन कैप्चर कर लेती है कंट्री को, फ्रांस। जर्मन कैप्चर कर लेती है किस कंट्री को, फ्रांस को। और वहां पर कौन सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो जाती है, जर्मन। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखिए पूरा का पूरा ये चित्र आपके पास है। कंटेस्ट क्या है, फ्रैंको पर्शियन वॉर एंड हो जाती है, ठीक है, जिसमें फ्रेंच हार जाती है, फ्रेंच की डिफीट हो जाती है। टाइम पीरियड है 1870 टू 1871, ठीक है। एक नया ऑर्डर आता है बर्लिन, एक तरह से जर्मनी से ही रिलेटेड समझिए। एक नया ऑर्डर आता है बर्लिन जिसमें ये बताया जाता है कि जर्मन को ही पढ़ाया जाएगा स्कूल में और फ्रेंच लैंग्वेज को इलीगल मान लिया जाए। रिजल्ट क्या होता है, फ्रांस की दो प्लेसेस होते हैं, लॉरियान और एल्स के, इन दोनों पे कैप्चर कर लेती है जर्मनी। और उस कैप्चर के बाद यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है, जर्मन, इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। ठीक है, इन दो प्लेसेस को कैप्चर कर लेती है और ये दो प्लेसेस किसके रूल में आ जाते हैं, पर्शियन के रूल में आ जाते हैं। रिजल्ट ये बन जाता है। एक तरह से मैप मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, एक तरह से ये डिग्री मैंने आपको बता दिया है कि एक नया ऑर्डर आ जाता है बर्लिन से, जर्मनी से, कि जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है और फ्रेंच लैंग्वेज को खत्म किया जाता है। तो जो एम हैमिल है वो लास्ट लेसन पढ़ा रहे होते हैं, फ्रेंच का लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, इसीलिए इसका नाम लास्ट लेसन रखा गया। आगे पढ़ते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ द लॉस्ट टाइम इज अ शेयर्ड फेलियर अमंग द एंटायर विलेज। मतलब ये जो ट्रेजेडी है ऑफ कोर्स, बहुत बुरी खबर है। ये पूरी खबर पूरे के पूरे विलेज के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है, मतलब बहुत फेलियर, एक तरह से बहुत डिवास्टेशन क्रिएट हो जाता है वहां पे, अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द टीचर्स, अमंग द पेरेंट्स, अमंग द विलेजर्स। द टीचर एम हेमिल फॉल्ट क्या रहा, विलिंगली टेकिंग हिज शेयर ऑफ द ब्लेम फॉर ओकेजनली निग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज। बताऊंगी ये भी। स्टूडेंट्स का फॉल्ट क्या रहा और पेरेंट्स का फॉल्ट क्या रहा, ये मैं बाद में आपको पूरा का पूरा शेयर करूंगी। बस आप इतना समझिए कि ये जो ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी डिफाइन की जाती है और ये फेलियर की तरह डिफाइन की जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। When a people are enslaved, their mother tongue holds the key to their prison। यही बताया, अगर यही मैंने आपको बताया, जब लोगों को
एनस्लेव्ड कर दिया जाता है, जब उनको स्लेव बना दिया जाता है, जैसे हमें बनाया गया था एक टाइम पे, जब लोगों को स्लेव बना दिया जाता है तो उनकी मदर टंग को फोल्ड किया जाता है। जब भी तो हमारी हिंदी मातृभाषा से धीरे धीरे इंग्लिश आई है। ऑब्वियसली इंग्लिश हमारे यहाँ फैलाई गई है, स्प्रेड की गई है थ्रू दी ब्रिटिशर्स। तो ये क्योंकि वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है ऑब्वियस। तो चलिए, जर्मन सोल्जर क्या होता है, एक दिन की बात है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, उस दिन क्या होता है, फाइनल लेसन रिवील्स द सडन डिवास्टेटिंग क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज बीइंग लॉस्ट। अब समझाती हूँ कि कैसे कैसे कहानी शुरू होती है। फ्रांस जो स्टूडेंट होता है वो अपने घर से बाहर निकलता है, मौसम बड़ा सुहाना होता है। वो क्या सोचता है कि यार आज स्कूल नहीं जाता, मौसम बड़ा सुहाना है, वापस इधर उधर खेलता हूँ, टाइम पास करता हूँ और फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन फिर उसके माइंड में आता है छोड़ो यार, क्लास ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत वहीं पर बैठ के टाइम पास कर लूंगा और थोड़ा बहुत वहीं पर थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा। वैसे वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस होता है रिगार्डिंग हिज स्टडीज, तो वो केवल टाइम पास करने की सोच। वो घर से निकलता है, घर मौसम बड़ा सुहाना होता है। तो यही पूरी स्टोरी बताई गई है यहाँ पर। लेकिन एक्चुअली वो उस दिन वहां क्यों नहीं जाना चाहता स्कूल में, क्योंकि 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 वो जो टीचर होते हैं एम हेमिल, उन्होंने एक होमवर्क दिया होता है कि भाई मैं ग्रामर में पार्टिसिपल्स को सुनूंगा। और उसने पार्टिसिपल्स पढ़े नहीं होते, क्योंकि वो बड़ा केयर फ्री चाइल्ड होता है, पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। तो वो सोचता है कि स्कूल की छुट्टी लेता हूँ, मौसम बड़ा अच्छा होता है तो वो सोचता है यही मैं टाइम पास कर लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे वैसे भी कोई चैप्टर नहीं आता है। पार्टिसिपल्स चैप्टर जो टीचर ने दिया तो उसके अंदर एक डर बैठा होता है, लिखा हुआ है apathy and fear, reluctant to attend the school, terrified of participants। जो पर्सन होता है, जो वो स्टूडेंट होता है आपकी तरफ फ्रांस, वो क्या करता है, वो ये कहता है यार मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बड़ा रिलक्टेंट होता है स्कूल अटेंड करने के लिए, भाई मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बहुत डरा हुआ होता है किससे, पार्टिसिपेंट से। शॉक एंड रिग्रेट, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज रिवील सडन सॉरो फॉर वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज। ये बाद की बात है, अभी तो वो मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है और वो सोचता है कि नहीं भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी क्या है, मेरी ग्रामर की क्लास है, पार्टिसिपल की क्लास है, भाई मैंने क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है। आगे देखते हैं। रास्ते में उसको जर्मन सोल्जर मिलते हैं प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है माय डियर स्टूडेंट्स, जब ऑलरेडी कब्जा हो चुका है तो वहां पे जर्मन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रास्ते में उसको दो तीन लोग मिलते हैं, एक जर्मन सोल्जर मिलते हैं, वो उनको देखता है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इग्नोर करके आगे चला। उसके बाद माय डियर बच्चा, उसको एक बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है और बुलेटिन बोर्ड में बहुत लोग, यू कैन सी, एक बुलेटिन बोर्ड उसको दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। एक बुलेटिन बोर्ड उसको दिखाई देता है, उस बुलेटिन बोर्ड के आसपास बहुत भीड़ लगी होती है। और एक पर्सन जो कि ब्लैक स्मिथ होता है, एक पर्सन जो कि ब्लैक स्मिथ होता है, वो ये कहता है कि फ्रांस रुक जाओ, अभी तो बहुत टाइम है स्कूल जाने में। तो वो ये, उसको ये लगता है कि यार ये लोग मुझे ताना मार रहे हैं क्योंकि स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो रहा है, मैं तो ऑलरेडी लेट कर चुका हूँ, मौसम को देख रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि मुझे वो चैप्टर ऑब्वियसली नहीं आता है और मैं बहुत डर रहा था। वहां पर एक ब्लैक स्मिथ होता है, वो ये कहता है भाई रुक जाओ, अभी तो बहुत टाइम है स्कूल जाने में, आराम से चली जाओ। वहां पर रास्ते में उसको एक सोल्जर्स दिखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर उसको एक बुलेटिन बोर्ड दिखता है। पीपल स्टैंड बिफोर द बुलेटिन बोर्ड, इट यूजुअली कैरीज इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट और वॉर न्यूज। मतलब एक तरह से इस बुलेटिन बोर्ड पे इसको मनहूस माना जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर वॉर की न्यूज आती है और बैड न्यूज आती है। वो इग्नोर करके बुलेटिन बोर्ड को, और उस पर्सन जो ब्लैक स्मिथ होता है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ लेता है स्कूल की तरफ, कि ठीक है यार मैं चल देता हूँ स्कूल की तरफ, अब मेरे को यहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि स्कूल तो ऑब्वियसली अटेंड करना है। अब यहाँ पे लिखा है वाई फ्रेंड्स इज वरीड, क्योंकि फ्रेंड्स इसलिए वरीड था क्योंकि एम हेमिल उसको डांटेंगे, और वो बहुत ही केयर फ्री स्कूल बॉय था, उसको पता था मैं पार्टिसिपल याद करके नहीं आया हूँ और एम हेल मुझे बहुत डांट लगाती। ठीक है, टेम्पटेशंस ऑन द वे में उसको क्या क्या दिखाई दिया, प्लीजेंट वेदर, चर्पिंग बर्ड्स और सोल्जर्स दिखाई दे, ड्रिलिंग डिस्ट्रैक्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द स्कूल। जब उसको लगा यार मौसम बड़ा सुहाना है तो उसको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, स्कूल तो मुझे जाना ही है, डिस्ट्रैक्शन कितना क्रिएट हो, सबको इग्नोर करके वो आगे बढ़ जा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उसको रास्ते में क्या क्या दिखाई देती हैं बेटा। उसको चर्पिंग बर्ड्स दिखाई देती हैं, सोल्जर्स दिखाई देते हैं, बुलेटिन बोर्ड के पास इकट्ठे हुए हुए लोग दिखाई देते हैं जो बुलेटिन बोर्ड की न्यूज को पढ़ रहे थे, बैड न्यूज को। ठीक है, वो सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अब वॉचर्स, वॉचर्स मतलब जो उसको देख रहा होता है, जो ब्लैक स्मिथ होता है, उसका वर्ड होते हैं कि फ्रेंड्स रुक जाओ, ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स मिसअंडरस्टैंड करता है क्योंकि उसको ये लगता है कि यार ये मेरी फिरकी ले रहे हैं, है ना, कि भाई रुक जाओ तो बहुत टाइम है, ऑलरेडी टाइम हो चुका होता है, क्योंकि फ्रेंड्स को नहीं पता होता सैड न्यूज क्या है, क्योंकि वो बुलेटिन बोर्ड पे नहीं रुका आपको। ठीक है, चलिए
स्कूल में वो जैसे ही एंटर करता है तो ऑब्वियस सी बात है स्कूल में उसको उस दिन और नॉर्मली स्कूल में उसको क्या दिखाई देता है? नॉर्मली स्कूल में बहुत शोर हो रहा होता है, ऑब्वियसली बच्चे शोर करते रहते हैं, बेंच अंदर बाहर करते रहते हैं, जो सीट्स होती हैं, तो बहुत शोर नॉर्मली उसको सुनाई देता है स्कूल में। लेकिन उस दिन उसने एक्सपेक्ट किया होता है नॉइस और कंफ्यूजन, लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत साइलेंट हो। वो सोचता है बहुत ज्यादा शोर होगा, खिड़की में से वो देखता है उसका दोस्त बराबर में बैठा होता है वहीं खिड़की के, और वो सोचता है बहुत ज्यादा शोर होगा, मैं शांति से जाके बैठ जाऊँ। लेकिन उधर तो सीन और क्राइटेरिया कुछ अलग ही चल रहा होता है। टीचर उसको डांटते नहीं है, वो चुपचाप जाके क्लास में बैठ जाता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे टीचर डांटेंगे, पर टीचर उसे डांटते हैं। बेचारा जाता है क्लास में, चुपचाप जाके बैठ जाता है। उसको लगता है अब डांट पड़ेगी, अब डांट पड़ेगी, वो इंतजार ही करता रह जाता है, लेकिन डांट उसको पड़ती ही नहीं। तो अब ये बड़ा ही अच्छा सा पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नॉर्मल स्कूल डे में लाउड नॉइस होती है, बस्लिंग की नॉइस होती है, कोमोशन। कोमोशन होता है मतलब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे लोग। ओनली यंग और रेस्टलेस स्टूडेंट्स आपको दिखाई देंगे। रेस्टलेस का मतलब है कि ठीक है पढ़ लेंगे, केयर फ्री स्टूडेंट्स। एवरीडे प्रैक्टिकल वर्क मिलता है, सब प्रैक्टिकल क्लोथ्स पहन के आते हैं, जैसे स्कूल में कपड़े पहन कर रखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का एटीट्यूड बहुत केयरलेस होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, और वो हमेशा खेलने की सोचता है। लेकिन जो लास्ट लेसन, जो आखिरी क्लास थी, उसमें अनयूजुअल साइलेंस था, मतलब एकदम अलग साइलेंस था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नॉर्मल डेज से उस डेज में क्या क्या डिफरेंस फ्रांस ने ऑब्जर्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम साइलेंस ऑब्जर्व किया। और भी बताऊंगी क्या क्या ऑब्जर्व किया। साइलेंस ऑब्जर्व किया, वहां तो बच्चे नहीं, एल्डर्स भी पीछे शांति से बैठे हुए हैं कमरे की। पहले तो आपको बच्चे ही दिखाई देंगे यंग, लेकिन यहाँ पर एल्डर्स भी शांति से बैठे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, कि एम हेमिल ने एक अलग ही तरह की ड्रेस पहनी है, एक फाइनेस्ट क्लोथ्स पहने हैं। तो वो स्पेशल ओकेजन में पहनने वाला बहुत अच्छा कोट। जैसे तो नॉर्मल वो अपने घर के कपड़े पहन के आते हैं, जो भी स्कूल के नॉर्मल कपड़े होता है, बट उस दिन उन्होंने बहुत अच्छा प्यारा कोट पहन रखा था। और सब लोग शॉक्ड थे, मेडिटेटिंग व्यू में थे एक तरह से। सडन सेंस था सबके, और एक लॉस का उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि कुछ तो। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा लॉस, प्रोफाउंड का लिख लीजिएगा। बहुत ज्यादा लॉस उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। तो उसको लगा कुछ तो अनयूजुअल है, कुछ तो गलत है। कहीं वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे जो लोग खड़े हुए थे, कहीं कोई सैड न्यूज तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो मनमूस बोला ही जाता था बुलेटिन में। अनयूजुअल साइलेंस, इंस्टेड द स्टूल इज कंप्लीटली साइलेंट लाइक अ संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग में जैसे छुट्टी रहती है, ऐसा लगा कि उस दिन संडे मॉर्निंग ही है। इनसाइड द क्लासरूम वो शांति से गया, ना तो किसी कोई हंस रहा था, ना कोई उसको छेड़ रहा था कि तू लेट आया या फिर तू पढ़कर नहीं आया। सब शांत था, सब शांत माहौल था। मिस्टर हैमिल की ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ग्रीन कोट उन्होंने पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, और उन्होंने बहुत एम्ब्रॉयडरी कैप लगाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं उनका बर्थडे पार्टी तो नहीं है। तो स्टोरी सुन के बड़ा मजा आ रहा होगा कि स्टोरी में बड़ा ही एक सस्पेंस चल रहा है कि आगे क्या होगा, क्यों ऐसा है आज का स्कूल का दिन, क्यों सब लोग शांत है, क्या होने। बैक बेंचर्स कौन कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओल्ड हाउजर था, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर। फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले होते हैं विलेज के। ऑब्वियसली अब तो जर्मन का कब्जा हो गया, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं है। जो पहले पोस्ट मास्टर है, मेयर है, ये सब लोग वहां बैठे होते हैं, जबकि जनरली वहां पे यंग स्टूडेंट बैठे होते हैं। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि जनरल और जनरल यूजुअल डेज में और उस पर्टिकुलर डे में क्या डिफरेंस। ठीक है, चल announcement देखिएगा। M. Hemmel announces this is the last lesson in French because Berlin has ordered German in school. France called German the wretches. Wretches मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं ना कि खराब इंसान, एक तरह से बहुत बहुत खराब इंसान, बहुत मनूस इंसान, जो हमेशा एक ऐसी न्यूज लेकर आते हैं हमारी कंट्री में जो हमेशा खराब होती है। तो बच्चे उस दिन का अनाउंसमेंट एम हेमिल ने क्या किया कि ये मेरा आज का लास्ट लेसन है फ्रेंच का, क्योंकि ऑर्डर बर्लिन ने ऑर्डर कर दिया है जर्मन के स्कूल में। क्योंकि आपको मैंने बताया कि फ्रांस डिफीट कर दिया गया था, और उससे वहां पे जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया था, और उसकी वजह से उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया था स्कूल्स। तो आप खुद सोचो, क्या कभी ऐसा हो कि आप स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हो और कोई आके बोल दे भाई आज से तू हिंदी नहीं पढ़ोगे, तुम्हें बस स्पेनिश पढ़नी है, और उसी में आपस में एक दूसरे से बात करें, कैसा फील होगा कि क्या हमारी मातृभाषा को छीना जा रहा है। तो एक नेशनैलिटी वाली फीलिंग आ जाएगी, पेट्रियाट वाली फीलिंग आ जाएगी कि यार हमारे देश की जो हमारी मातृभाषा को उसको हमसे छीना जा रहा है।
फ्रेंड्स एकदम शॉक हो गया, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, उसको तो लगा कोई स्पेशल डे होगा स्कूल में, उसको पता ही नहीं था कि यार इतना खराब दिन स्कूल में चल रहा है। उसको रियलाइज़ हुई फ्रेंच की वैल्यू और उसने विश किया कि उसने सिंसियरली कभी नहीं पढ़ा। मतलब वो विश करता था कि काश वो सिंसियरली पढ़ लेता। जब हमारे हाथों से चीज़ चली जाती है ना, तब एक्चुअली हमें इसका रिग्रेट महसूस होता है कि वो ये सोच रहा था कि काश मैं अच्छे से पढ़ पाता, तो शायद मैं आज कहीं और होता। शायद मैंने फ्रेंच को बहुत अच्छे से पढ़ा होता। मैंने जो होमवर्क मुझे टीचर्स ने दिया वो मैंने बहुत अच्छे से किया हो। तो उसको सडनली रियलाइज़ेशन होता है। तो मैंने आपको थीम बताई थी ना, देखो नेशनैलिटी वाली फ़ील आ गई, रिग्रेट वाली फ़ील आ गई, तो 2 हमारी थीम यहाँ पर आपस में कोरिलेट करी। वैल्यू ऑफ मदर टंग की वैल्यू हमें पता चली कि जो लैंग्वेज होता है और हमारी कल्चर को, आइडेंटिटी को, फ्रीडम को ऑब्वियसली प्रिजर्व करके रखता है भाई। तुम लोग आपस में तुम मेरे से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो? ऑब्वियसली लैंग्वेज से। और तो कोई हमारे बीच में मीडियम या मीडिया ही नहीं है कनेक्ट करने का। तो हमारी एक आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, हमारी फ्रीडम को डिफाइन करता है, हमारे कल्चर को डिफाइन करता है। फ्रेंड्स को रिग्रेट होता है कि उसने अपना टाइम वेस्ट किया बर्ड्स को देखते हुए, बाहर एक्टिविटीज देखते हुए, गेम्स को देखते हुए। टीचर हमें उसे हमेशा डांटता कि भाई पढ़ लो, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि मैं पढ़ ली। तो यहाँ पे एक ऐसा रिग्रेट वाला माहौल और चेहरे पे उसका रिग्रेशन एक तरह से उसको दिखाई दे रहा था कि हाँ भाई इसको बहुत दुख है और ये बहुत परेशान है। फ्रेंड्स का रिग्रेट, ही विशेस ही हैड रिस्पेक्टेड बुक्स एंड स्कूल। ही वेस्टेड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उसने टाइम वेस्ट किया है अलग अलग चीजों में। क्या क्या टाइम वेस्ट किया है? बर्ड के एग्स को वो कलेक्ट करता रहता था और वो स्लाइड करता रहता था। स्लाइडिंग जो होता है, स्लाइड करता रहता था। ठीक है, स्लाइड इधर से उधर चलाता रहता था चीजों को। तो वो इसी में अपना टाइम वेस्ट करता रहता था और उसे बहुत रिग्रेट फील होता है कि यार मैंने इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट क्यों किया, काश मैं पढ़ता। अब समझो, एम हेमिल्स के भी कुछ रिग्रेट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 1 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि एम हेमिल का क्या रिग्रेट था। शॉर्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है। एम हेमिल क्या रिग्रेट करता था कि काश मैं अगर बच्चों को हॉलीडे नहीं देता, मैं हॉलीडेज पे नहीं जाता और मैं बच्चों को छुट्टी नहीं देता, तो काश मैं इनको और भी अच्छे से फ्रेंड्स पढ़ा होता। काश पेरेंट्स बच्चों को कामों में ना लगा के स्कूल भेजते, तो आज बच्चे अच्छे से पढ़ लेते। तो एमएमएल कहता है, एमएमएल अपना चैप्टर जब स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स को ही खड़ा करता है। फ्रेंड्स आंसर नहीं दे पाता पार्टिसिपल का, तो उसको नहीं डांटता, वो डायरेक्टली बोलता है कि क्यों तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। मैं हॉलीडेज पे गया हूँ तुम लोगों को छुट्टी देकर। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, काम पे लगाया, स्कूल ना भेजा। ठीक है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है। तो उसको रिग्रेट केवल ये नहीं होता है बेटा, उसको रिग्रेट ये भी होता है कि हाँ मैंने भी गलती, हाँ पेरेंट्स ने भी गलती की है, केवल मेरी गलती नहीं है, बच्चों की, पेरेंट्स की, मेरी, तीनों की गलती, केवल बच्चों की गलती नहीं। तो जब वो अपना लास्ट लेसन स्टार्ट कर रहा होता है, तो उसको ये सब, जब वो उस स्टूडेंट को खड़ा करता है और वो आंसर नहीं दे पाता, तो उसको ये सब रिग्रेट महसूस। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने अर्निंग मनी को प्रेफर किया एजुकेशन से। प्रेफर के साथ टू आता है ग्रामर का भी, ग्रामर भी थोड़ी बहुत पढ़नी जरूरी है। टीचर और स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लर्निंग की, केवल स्टूडेंट्स की नहीं बनती, टीचर की भी बनती है, जो कि मैंने नहीं की। तो आप समझ रहे हो, यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा, कि मतलब केवल यहाँ पर एक टीचर भी जो है वो भी रिग्रेट फील कर रहा है, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहा है, केवल बच्चों के ऊपर नहीं सब कुछ थोप है। लैंग्वेज की पावर कितनी बड़ी है कि लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन, एक मीडियम है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन। तो लैंग्वेज के ऊपर पढ़ के जाना कि लैंग्वेज इज जस्ट अ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट टू एनी ऑफ द पर्सन। अब हमारी लैंग्वेज मैच हो रही है तो हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है, यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। विलेज एल्डर्स अराइव। अब वहां पर जो पीछे लोग बैठे हुए थे, मैंने आपको बताया था 3 लोग बैठे हुए थे, मेयर बैठा हुआ था, पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था और हॉजर बैठा हुआ था। वो 3 लोग क्यों आए थे? वो फ्रेंच लैंग्वेज को लास्ट सलामी देने, ठीक, और एम हेमिल्क ये ग्रैटिट्यूड में, ऑनर में अटेंड करने आए थे। ऑनर एम हेमिल्क और फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो ना, एक टीचर के लिए कितनी दुख की बात होगी। मैं ही बोल दूं कि भाई मेरा आज इंग्लिश का लास्ट चैप्टर है, तो मेरे लिए तो लाइक आई बी अबाउट टू क्राई, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, देखा कितनी इमोशनल सी स्टोरी। ऑल हॉजर ब्रिंग्स हिज प्राइमर, मतलब एक बुक लेकर आता है और सारे लेसन को इमोशनली पढ़ता है। जो लास्ट लेसन होता है उसको इमोशनली पढ़ता है। जब चैप्टर स्टार्ट हो जाता है तो उसको बहुत केयरफुली और अटेंटिवली पढ़ता है, जो आज तक उसने नहीं पढ़ा पहले का। ग्रामर का लेसन स्टार्ट होता है, फ्रेंड्स अंडरस्टैंड करता है ग्रामर को, आज तक जो आज तक उसने नहीं किया, अच्छे से ध्यान से सुनता है। और कॉर्नर में बर्ड चर्प कर रही होती है, वो उनको भी ध्यान नहीं देता, बस उनको वो इस तरह से ध्यान देता है कि कितनी फ्री है।
ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बातों से। इनके ऊपर कोई भी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जो एक्चुअली हम डेमोक्रेटिक माने जाते हैं, हमारे ऊपर लैंग्वेज को इम्पोज किया गया है। ठीक है। फ्रांस का चेंज फ्रॉम केयरलेस टू रिस्पॉन्सिबल। वो बहुत ही केयरफ्री स्टूडेंट था, अब वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बन के सामने आता है, बट लास्ट क्या कर सकते, कहते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावत होवत। तो भाई अब तो कितना भी फ्रांस पढ़ ले, अब तो ये लास्ट लेसन है। ठीक है, अब तो जर्मन ही पढ़ेगी, वही इम्पोज कर रही है। राइटिंग लेसन स्टूडेंट्स केयरफुली राइट करते हैं फ्रांस एलिस्का शोइंग पेट्रियोटिज्म। मैंने आपको बताया ना, ये दो एरियाज थे जिनके ऊपर कैप्चर किया गया था, और ये स्टूडेंट्स इनको राइट करते हैं वर्ड्स को, और नेशनैलिटी वाली फीलिंग हमारे लिए आती है उनके अंदर। क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत साइलेंट होता है, केवल लिखने की आवाज आ रही होती है क्योंकि वो अपना लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। पिजियंस, मैंने बताया ना, ये लोग आपस में बर्ड्स जो है वो चर्प कर रही होती है, पिजियंस, और उनको देख के फ्रांस सोचता है कि यार ये लोग कितनी फ्री हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, हम तो वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, कितना मजा आ रहा है ना स्टोरी में। अब चर्च क्लॉक स्ट्राइक कर लेती है 12, सिग्नलिंग दी एंड। एक दिन में भी प्रेयर होती है वहां पर, ठीक है, चर्चेज में। तो चर्च 12 बज जाते हैं, एंड मतलब टर्मिनेशन हो जाता है एक तरह से चैप्टर का। और जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स का बगल्स स्टार्ट हो जाता है। पर्शियन का बगल्स मतलब जो सोल्जर्स हैं, जो पर्शिया की सोल्जर्स हैं, वो रिमाइंड कराते हैं, वो बाहर ही आ जाते हैं, और बाहर अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो रिमाइंड कराते हैं कि भाई फॉरेन रूल आ चुका है, अब तुम्हारा रूल चला गया, अब डेमोक्रेसी खत्म हो गई, फ्रीडम खत्म हो गई, अब तुम हमारे अकॉर्डिंग पढ़ेगी। तो फाइनल मैसेज क्या देता है एमएमएल, इमोशनल हो जाता है, और वो बोल भी नहीं पाता, इमोशनल हो जाता है, बोल भी नहीं पाता, फाइनल मैसेज हो देता है। और बच्चा सब लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेव लव फ्रेंड्स, और याद रखिएगा, डू रिमेम्बर, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन पे, यू गाइस विल टेल मी, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा क्लास देख रहा है, प्यारे बच्चा लोग, इसका मीनिंग, क्योंकि जब आप इसका मीनिंग खुद से देखेंगे तो एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने स्टोरी को मन से दिल से पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जरूर बताइएगा इसका मीनिंग कमेंट सेक्शन पे। मैं आपका 100% इंतजार करूंगी कमेंट सेक्शन पे कि आप लोग इसका मीनिंग क्या देखे। आई विल ऑल्सो ड्रॉप द मीनिंग ऑफ द सेम फ्रेज, बट पहले आप आंसर देंगे, फिर मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, फाइनल पेट्रियोटिक मैसेज होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एंडिंग क्या हो जाती है, क्लास एंड हो जाती है साइलेंस और डीप इमोशन। तो आप देखो कितनी इमोशनल स्टोरी की। ये मैंने बताया ना, स्टोरी स्टार्ट होती है वॉर से और खत्म होती है लास्ट लेसन तक। वॉर से स्टार्ट होते हुए लास्ट लेसन तक खत्म होती है। सब लोग बड़े परेशान होते हैं, हताश होते हैं कि यार आज हमारा आखिरी चैप्टर है, एम हेमिल के साथ भी, और टाइम। फ्रेंड्स का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोसेंस होता है, इनोसेंस सा बच्चा होता है, प्लेफुल होता है, केयरफुल होता है, ओ सॉरी केयर फ्री होता है, और लेकर जाके मतलब बाद में जाके मेच्योर होता है। अब आप समझ रहे हो, जो बंदा बाद में जाके मेच्योर हो रहा है, इसका मतलब मेच्योरिटी उसके अंदर है, रिग्रेट वो महसूस कर पा रहा है, इमोशंस हैं उसके अंदर, फीलिंग्स हैं अपनी कंट्री को लेकर, एक पर्सन को लेकर, अपने टीचर को लेकर, अपनी लैंग्वेज को लेकर। तो ये फ्रेंड्स का कैरेक्टर है। क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल बेटा, लॉन्ग टाइम में भी, शॉर्ट टाइम में, कि फ्रेंड्स का कैरेक्टर क्या। ठीक है, हिज ट्रांसफॉर्मेशन इज द हार्ट ऑफ द स्टोरी। आप समझ रहे हो, जो उसको रिग्रेट महसूस होता है, उसका जो बदलाव है, वो स्टोरी का हार्ट है। ठीक है, और लास्ट, एम हेमिल का कैरेक्टर क्या है, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल एक तरह की रिस्पॉन्सिबल टीचर है, जो अपना लास्ट लेसन भी, आप देखो सब लोग बैठे हुए हैं और अपना लास्ट लेसन भी डिपिक्ट कर रहे हैं। तो आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो अंदर, ब्रेव पर्सन है वो अंदर। ठीक है, ही इज ऑल्सो कंपैशनेट एंड पेट्रियोटिक। बहुत सी बात है, जब उसकी लैंग्वेज छीनी जा रही है, उसके अंदर नेशनैलिटी की फीलिंग आती है एक तरह से, है ना, डेवलप नेशन की। सिंबल्स क्या है, बुलेटिन बोर्ड, ड्रेस, ब्लैक बोर्ड आर इंपॉर्टेंट सिंबल्स। आप समझ रहे हो मेरी बात की, बुलेटिन बोर्ड पे वॉर की न्यूज आती थी, बुलेटिन बोर्ड पे हमेशा मधुस न्यूज आती थी। उसने ड्रेस कैसी पहनी हुई थी, मैंने आपको बताया था, फील्ड शर्ट पहनी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी कैप पहनी हुई थी। फ्रेंच लैंग्वेज सिंबल है, सिंबलाइज करता है नेशनल आइडेंटिटी को, और इम्पोर्टेंट कोट्स एक्सप्लेन बाय एम हेमिल्स लास्ट वर्ड्स आर अनफॉरगेटेबल। वो जो लास्ट वर्ड्स मैंने आपको बताए, जिसका मीनिंग आप लोगों को कमेंट सेक्शन में है, वो जरूर से जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपको पता चल गया बच्चे, लिटरेरी फीचर्स क्या है, नरेशन बताया गया है, आयरनी बताया गया, लिटरेरी डिवाइसेस हम करेंगे, डोंट यू वरी। वॉर का कंटेक्स्ट बताया गया कि कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे वॉर कनेक्ट करता है इमोशंस को, एक नेशन की फीलिंग। ठीक है, चलिए अब अगर मैं एग्जाम के क्वेश्चन की बात करूं, जो लास्ट लेसन
लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, फ्रांस डर क्यों रहा था? पार्टिसिपल्स की वजह से। स्कूल शांत क्यों था? क्योंकि अनयूजुअल डे था उस दिन। ये सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड विलेजर्स अटेंड? विलेजर्स ने क्यों अटेंड किया था? लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या थी? कैरेक्टर स्केच बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया बेटा। क्या क्या थीम आई है? रिग्रेट की, नेशनलिटी की थीम आई है कि हाँ, पेट्रियोटिज्म लोगों के अंदर आया कि हमारा नेशन है। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको एक ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराती हूँ बच्चे। मैंने इधर इंपॉर्टेंट फेजेस कहीं मेंशन किए थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आ जाती दीज आर द। अच्छा, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आई हैव कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड एंड व्हाट वाज इट फ्रेंड्स मस्ट बी फीलिंग बैड अबाउट? आप लाइन से समझ गए ये लास्ट लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। मैं तुमको डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, तुम्हें आज और भी ज्यादा बुरा लग रहा हो, और आपको पूछ रहे क्यों बुरा लग रहा होगा। आपको पूरी स्टोरी डिफाइन कर कि क्यों बुरा लग रहा हो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज को छीना जा रहा था और दूसरी लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा था। ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन। ये रहे देखो एक्सप्रेशन। इन ग्रेट ड्रीड ऑफ मतलब बहुत ज्यादा डर में, ये लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स जो है बहुत ज्यादा परेशान था, डर महसूस हो रहा था उसे कि आज मैं स्कूल नहीं जाता, कि वो टीचर मेरे से पार्टिसिपल सुने थे। काउंटेड ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर रिलाई करना या ट्रस्ट करना। थम्ब्ड एट द एजेस का मतलब होता है सॉइल्ड एजेस कोज्ड बाय फ्रीक्वेंट हैंडलिंग, मतलब बार बार किसी चीज को जब हम पकड़ते हैं तो उसके एजेस खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट मैं भूल रही थी कि एम हेमिल लास्ट में ना पूरी क्लासरूम देख रहा था कि चेहरे थोड़ी थोड़ी टूट गई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और आपको पता है एनिमल कब से पढ़ा रही थी? 40 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा। एम एल हेमिल हैड बीन टीचिंग फ्रेंच फॉर द पास्ट 40 years, 40 years। ठीक है, चलिए। वांट समथिंग हैपनिंग और बीइंग डन एट द सेम टाइम इन यूनिसॉन। और अपग्रेड बसल का मतलब होता है एक्साइटेड, एक्टिविटी और रैपिड। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा कि इस तरह की फ्रेजेस एग्जाम में आ जाते हैं और उनसे इनकी मीनिंग भी पूछ लिए जाते हैं। आई प्रोवाइड यू द पीडीएफ, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करा दूंगी। और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा नैरेट है। फ्रेंड्स, एक केयरलेस स्टूडेंट होता है जो इम्पेंडिंग लॉस के बाद ट्रांसफॉर्म होता है। एम हेमिल एक डेडिकेटेड टीचर होते हैं। सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इमीडिएटली दो पार्ट्स पे कब्जा कर लिया जाता है। ऑर्डर आता है बर्लिन से। कोर थेमेटिक पिलर्स क्या है बेटा कि डिवास्टेटिंग रिग्रेट है। एक लिंक होता है मदर टंग और नेशनल फ्रीडम के पीछे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, वीवा ला फ्रांस। इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस चैप्टर। बट ये चैप्टर यही खत्म नहीं होगा। मैं इसके क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग भी आपको कराऊंगी। आई टीच यू हाउ टू राइट फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ टू राइट फॉर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी मैं आपको टीच कराऊंगी, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। सब कुछ मैं आपको ह्यूमैनिटीज मास्टर्स पे टीच कराऊंगी। केवल हम चैप्टर का मीनिंग नहीं समझेंगे, हम क्वेश्चन के आंसर्स को भी पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन के आंसर को जो आप रिपीटिशन करते हो ना, जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं ना, वो भी मैं आपको कराऊंगी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन टुडे इन ऑल द चैप्टर्स। हम आपके क्वेश्चंस भी करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कैसे हमें रिपीटिशन को अवॉइड करना है, किस तरह से हमें प्रिसाइज राइटिंग करनी है, वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो आई होप सब लोगों को मजा आया होगा। एक बार पूरी स्टोरी समझ लेते हैं। बैकग्राउंड वॉर से चलती है, वॉर होती है, दो एरियाज पे कब्जा किया जाता है, अपनी लैंग्वेज को छोड़ के दूसरी लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया जाता है। एक टीचर होता है, एक बच्चा होता है, उन दोनों के बीच में मेन करेक्टर है। लास्ट चैप्टर फ्रेंड्स डिलीवर कर रहा होता है एम हेमिल, फ्रेंच का डिलीवर कर रहा होता है लास्ट चैप्टर, अपना लास्ट लेसन। और तभी बहुत इमोशनल पॉइंट्स वहां पर नजर आते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे हैप्पी, बहुत 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 खुश रहो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, खूब पढ़ते रहो और खूब 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 ऊपर जाओ। ऊपर मतलब अपने करियर को लेकर, ग्रोथ को। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।